नमस्कार, आप सबका स्वागत है अमरउजाला.com में। मैं आपके साथ हूं एन अर्जुन और आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो हैं दार्जिलिंग लोकसभा के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर मुनीश तवांग जी। मुनीश जी, आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्जुन जी, और आपके और सारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से अभिनंदन है। सर, पहला सवाल, ऐसा क्या हुआ कि एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक उसको राजनीति का क ख पढ़ना पड़ रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। और आप ये भी जानते हैं कि ये राजनीति में मैं अचानक से तो विश्वविद्यालय से पहुंचा नहीं। पिछले 20 साल से समाज की सेवा में कर रहा हूं, और समाज की सेवा करने में मैं भारतीय गोरखा परिसंघ में एक कार्यकर्ता से शुरू होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना। और जितने भी हमारे समुदाय के मुद्दे हैं भारत भर में, सभी से मैं संलग्न हुआ। ऐसा कोई गोरखा का जगह नहीं है जहाँ मैं पहुँचा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है जिससे मैं जड़ित नहीं हुआ। तो मुद्दे वही हैं, बस हम सामाजिक संगठन की मार्फत कर रहे थे। अब हमारा कैनवस बदल गया है, सब्जेक्ट वही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि 20 साल की सामाजिक यात्रा के बाद अब एक नया पड़ाव में जाना है। इसलिए उन्हीं मुद्दों को अब राजनीतिक तौर से भी हम कैसे काम कर सकते हैं, इस दिशा की ओर एक नया चुनौती है, एक नया अपॉर्चुनिटी भी है, नए इसमें मौके भी हैं। तो ज़िंदगी का नाम ही चुनौती है, तो इसलिए हमने इस चुनौती को ग्रहण किया। ऐसा नहीं कि मगर हम मुद्दों से अवगत नहीं हैं, मुद्दों से हम हमेशा से अवगत हैं, काम करते आए हैं। अब एक राजनीतिक चेतना में हम उसमें काम करेंगे। जी, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जो है लोगों के बीच जा रहे हैं? अभी मुद्दे बल्कि मैं कहता हूँ थोड़े सिमट गए। पहले तो सर्वभारतीय मुद्दे थे, अब मैं दार्जिलिंग क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र में आया हूँ, तो दार्जिलिंग स्पेसिफिक हमारे मुद्दे हैं। दार्जिलिंग स्पेसिफिक मुद्दे में दार्जिलिंग भी आप जो देखते हैं बड़ी विविधता वाली जगह है। यहाँ सिर्फ गोरखा नहीं है, यहाँ बंगाली भी है, आदिवासी भी है, राजवंशी भी है, बिहारी है, मारवाड़ी है। तो ये एक मिनी भारत है। उन सब के मुद्दों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। पहाड़ के जहाँ तक गोरखा के मुद्दे हैं उसमें जातीय जो पहचान की बात है, एक बहुत लंबे समय से जो गोरखालैंड का सवाल चल रहा है, वो एक मुद्दा है, उसको समाधान हमें करना है। दूसरी बात, 11 जातियों को जनजाति की सूची में जोड़ना है। ये ऊपर के पहाड़ के मूल मुद्दे हुए। इसके अलावा पहाड़ और समतल दोनों को मिलाने वाली बात जो है वो चाय बागानों की बात है, बंद चाय बागान की बात है, चाय बागान में पूंजीपतियों का अतिक्रमण की बात है, पर्जा पट्टा की बात है, न्यूनतम वेतन की बात है, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जो पहले से यहाँ मांग है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का खिसकता हुआ जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, या अस्पतालें नहीं है, उसकी बात है। और यहाँ जो राजवंशी लोग हैं उनकी भाषा का 8वीं अनुसूची में जुड़ने की बात है। ये सब मुद्दों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। दुख की बात यह है कि पिछले 15 साल से इन सब मुद्दों में पूरा विराम लग गया है। पिछले 15 साल से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ इन मुद्दों को लेकर, न स्थानीय लेवल पे हुआ, न राष्ट्रीय लेवल पे हुआ। तो लोगों में बड़ा निराशा है इस समय, लोग में बड़ा हताशा है। और इसी कारण से हम जो कह रहे हैं, लोगों के बीच में जो जा रहे हैं विकल्प के रूप में, हमारी बात लोगों के मनों में गूंज रही है और हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि 26 तारीख को जब मतदान होगी तभी विकल्प की ओर लोग आएंगे और दार्जिलिंग एक नया एक रिजल्ट देगा, ऐसा हम पूरा आश्वस्त हैं। पिछले 3 बार यहाँ पहाड़ के लोगों ने भाजपा के सांसद को जिताया। आप कह रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल विकास जो है वो पूरा विराम हो रखा है। तो क्या बीजेपी ने कुछ नहीं किया यहाँ के जो सांसद हैं? ये तो बीजेपी को भी पूछेंगे तो वो भी अपने दिल पे हाथ रखे कहेंगे हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनसे अगर पूछा जाए आपने किया क्या, तो एक चीज़ नहीं गिना पाएंगे वो। पिछले 3 बार यहाँ पहाड़ के लोगों ने भाजपा के सांसद को जिताया। आप कह रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल विकास जो है वो पूरा विराम हो रखा है। तो क्या बीजेपी ने कुछ नहीं किया यहाँ के जो सांसद हैं? ये तो बीजेपी को भी पूछेंगे तो वो भी अपने दिल पे हाथ रखे कहेंगे हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनसे अगर पूछा जाए आपने किया क्या, तो एक चीज़ नहीं गिना पाएंगे वो। कम से कम 1-2 चीज़, ठीक है, कोई मुद्दे बहुत बड़े होते हैं, पेचीदे होते हैं, मामले बड़े पेच वाले होते हैं। जैसे जनजाति का मुद्दा हो गया, वो भी मैं समझता नहीं बहुत पेच वाली बात है, मगर जैसे राजनीतिक जो डिमांड है उसकी बात है। मगर कुछ चीज़ें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये लाने में मेरे को क्या दिक्कत थी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, पेड़ से जो नीचे लटकने वाले फल है उसको तो तोड़ लेते। इसका मतलब जब वो भी नहीं करते, इनका मतलब इनके मन में मंशा ही नहीं है, इनको कुछ करना ही नहीं है। इनको लगता है कि ये वोट बैंक है, ये हमारा वोट मशीन है, इनको हम जो भी कह देंगे, झूठ बोल देंगे, सच बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, सच तो बोलना नहीं है, झूठ भी बोल दें तो भी हम कर लेंगे। और इस बार हकीकत देखिए, इस बार तो मैनिफेस्टो में उन्होंने कुछ बोला भी नहीं यहाँ के बारे में। अभी तक तो कम से कम कुछ बोलते आ रहे थे, अब तो उनको लगने लगा ना भी बोलें तो भी हमें वोट हमारी जेब में आना है। इतना उन्होंने अंग्रेजी में जिसको कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है कि अब जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। तो क्या इस बार आप मानते हैं कि ये तिलिस्म टूटेगा?
ये बिल्कुल टूटेगा। लोग का जो भ्रम है, लोग का जो विचार था बीजेपी के प्रति, वो टूट चुका है और बीजेपी का भ्रम टूटेगा। बीजेपी का भ्रम है कि हम कुछ भी करें हम जीतेंगे, इस बात का भ्रम टूटेगा। इस बार दार्जिलिंग उनको सरप्राइज करेगी। लेकिन मनीष जी, बार बार प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि हमारे मन में जो है वो गोरखालैंड को लेकर के जो आपका सपना है, मेरा सपना है, फिर ये सपना साकार क्यों नहीं हो रहा है? यही तो सवाल है। सपना सिर्फ सपना ही है, कभी तो जागेंगे या सपना ही देखते रहेंगे। और सपना ठीक है, उसका कुछ इस बार भी प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ नज़दीक आके बोला कि अब गोरखा के समस्या का समाधान बहुत नज़दीक है। इसका मतलब 15 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी भी वो कह रहे हैं बहुत नज़दीक है। और मैं इसके लिए ये कहता हूँ, एक उदाहरण मैं देता हूँ कि आप कहते हैं कि रेलगाड़ी अब बिल्कुल एनजेपी के पास आ चुकी है, किशनगंज तक आ चुकी है, जबकि हकीकत में दिल्ली से चली ही नहीं रेल चली नहीं तो क्या, रेल तो अलॉट बड़ी बात कह रहे हैं, रेल अलॉट ही नहीं बड़ी हुआ। बात कह रहे हैं बिल्कुल मनीष जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि रेल चली नहीं दिल्ली। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं इस बात को। रेल चली तो नहीं तो क्या, मैं तो ये कहता हूँ रेल अलॉट भी नहीं हुई, रेल नंबर भी नहीं लगी हुई है। और आप कह रहे हैं कि रेल जो है ना किशनगंज तक आ गई है। अगर रेल चली होती, कुछ तो कागज़ हमें दिखता, पता तो होता है रेल का नंबर ये है, गाड़ी नंबर ये है, इसका टाइमिंग ये है, ये विलम्ब से ही चल रही है, मगर है रेल ये है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो क्या इस बार जनता बीजेपी के सांसद से ये पूछेगी? बिल्कुल पूछ रही है और पूछेगी नहीं, इसका जवाब 26 तारीख को देगी। और बीजेपी के पास इसके लिए कोई भी जवाब नहीं है। जैसे मैंने कहा, बड़ी चीज़ तो छोड़िए, छोटी छोटी चीज़, सैनिक स्कूल लाएंगे बोला था, हम ये अस्पताल बनाएंगे बोला था, ये तो बीजेपी आराम से कर सकती थी ना। ये तो इतनी ताकतवर पार्टी है, इतना ताकतवर सरकार इनके पास है, चाहते तो कर सकते थे। नहीं करने का मतलब ये है कि इनका ये मंशा है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे और फिर भी हम वोट बटोर लेंगे। लेकिन केवल हम बीजेपी को ही बात ना करें, क्योंकि राज्य सरकार भी तो है, राज्य सरकार की भी तो कोई दायित्व है। यहाँ तृणमूल ने क्या किया फिर? तृणमूल ने भ्रष्टाचार किया। तृणमूल जो है ना भ्रष्टाचार का स्रोत है। और तृणमूल का काम क्या है? वो लोगों को तंग करना, सताना, यहाँ लोगों को अपने पुलिस को अपने प्राइवेट आर्मी की तरह यूज़ करना, अपने सिर्फ नेताओं का झोली भरना, ये तृणमूल का काम है। मैं तो ये कहता हूँ कि दार्जिलिंग लोग ये दो ध्रुवों के बीच में पिसे हुए हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार है, एक तरफ अत्याचार है, दूसरी तरफ झूठ के पुलिंदे हैं, झूठे आश्वासन हैं। तो लोग बड़े परेशान होकर सोच रहे थे जाएँ कहाँ। इस समय में हम विकल्प के रूप में आए हैं और हम विकल्प के रूप में जब आए तब से यहाँ का मामला बदल गया, यहाँ की कहानी बदल गई है। और हमारी मुद्दे, क्योंकि जो हमारे मुद्दे अपने नहीं हैं, जनता के मुद्दों को ही उनके साथ लेकर आए हैं उनके सामने, तो हमारे मुद्दे उनसे गूंज रहे हैं, उनके मन में गूंज रही है और इसलिए हम आश्वस्त हैं कि ये विजय हमारी होगी। सर, एक बड़ा मुद्दा है पूर्वोत्तर, खास तौर से दार्जिलिंग और इस बेल्ट में अग्निवीर को लेकर के यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने लोग यंग मुझे मिले वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि अग्निवीर का बड़ा मुद्दा है, लेकिन कोई पार्टी इसको उठा नहीं रही है। आप क्या कहते हैं? अगर आप आते हैं तो इसका किस तरह से? आपने ये बहुत ठीक मुद्दा उठाया। देखिए, ये हमारा जो समाज है, गोरखा समाज है, खास करके इस क्षेत्र में, आप जानते हैं हमारा समाज एक सेना में जाने वाला समाज है। यहाँ ऐसा कोई परिवार नहीं जो सेना से ना जुड़ा हो। या तो कोई, हर परिवार में कोई एक्स सर्विसमैन मिलेगा या करंट फौज में मिलेगा। मेरे परिवार में मेरे 2 मामा एक्स सर्विसमैन हैं, फौज में लगे हुए हैं, फौज से रिटायर होकर आए। तो यहाँ मैं देखता था हमारे जवान लोग बहुत व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, जॉगिंग करते हैं। उनको पूछो क्या चाहते हो, तो उनका जीवन में सपना था कि मैं फ़ौज में भर्ती होऊंगा, 15-17 साल काम करूंगा, पेंशन मेरी बन जाएगी, उसके बाद अपने स्वच्छ गांव में लौट के आऊँगा, एक अच्छा जीवन जीऊँगा, रिटायर्ड लाइफ जीऊँगा, समाज की भी सेवा करूँगा। ये उनका सपना होता था। ये क्योंकि फ़ौज में भर्ती के द्वारा 2 चीज़ें होती थी, एक तो देश सेवा होती थी, दूसरा एक अपना रोज़गार का भी साधन होता था। तो अचानक एक दिन अनाउंस हो गया कि अब तो अग्निवीर हो गया, अब तो फ़ौज में जो भर्ती है वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल हो गई, 4 साल का हो गया। तो ये तो रातों रात जो सपना था हमारे जवानों का, देश सेवा करने का, रोज़गार का, वो तो बंद हो गया। मगर ताजुब की बात ये है कि इसको लेकर पंजाब में आंदोलन हुआ, हरियाणा में आंदोलन हुआ, और यहाँ जो हमारा सेना प्रधान जो समाज है, यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई। ये सोचने वाली बात है। इसके बारे में मैंने भी सोचा कि भाई यहाँ हमारे यहाँ क्यों नहीं इसकी आवाज़ उठी। सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि एक तो देखिए बीजेपी है यहाँ पर, बीजेपी का शासन है, बीजेपी के यहाँ पर एमपी रहे हैं, और उनके जो सहयोगी दल हैं वो भी जनता या यहाँ के जातिगत हित ना उठा के अपना बीजेपी का हित को ही आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी भी अपनी पार्टी के हित को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी के सांसद को इस बात को उठाना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था हमारा तो यहाँ युवाओं का सपना टूट गया, सपना यहाँ जो उनका देश सेवा का और रोज़गार का था वो टूट गया। मगर इस बार में चर्चा हुई नहीं। तो ये दिखाती है कि भाजपा तो खैर अपना पार्टी का एजेंडा बढ़ाएगी, मगर जो भाजपा को सहायक दल हैं यहाँ पर, स्थानीय सहायक दल हैं, वो भी अपने स्थानीय मुद्दों को छोड़कर, अपने जातिगत मुद्दा को छोड़कर बीजेपी का झंडा लेकर बस बीजेपी की सेवा में लगे हुए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और इसलिए मैंने भी अपने बातों में, वक्तव्य में इस बात को मैंने उठाया है कि अग्निवीर हमारे समाज के लिए घातक है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम सरकार में आते ही सबसे पहले अग्निवीर को हम
बंद कर देंगे। फौज का जो पहले ट्रेडिशनल जो रिक्रूटमेंट था उसी और हम आगे जाएंगे। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि इस बार जो है यहाँ का जो मुद्दा, भूमिपुत्र वाला जो मुद्दा है, ये क्या बड़ा मुद्दा है? ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि पिछले 3 बार से दार्जिलिंग ने भूमिपुत्र तो रखा नहीं, चुना नहीं। पहले जसवंत सिंह जी थे, फिर उसके बाद आलूवाले साहब आए, फिर राजू बिष्ट जी आए। भूमिपुत्र तो इनमें से कोई भी नहीं है। ये जब भूमिपुत्र कोई भी नहीं थे, उसके बाद आज दार्जिलिंग इस सवाल को पूछना चाहती है कि भूमिपुत्र का सवाल बड़ा है या छोटा है। मैं समझता हूँ भूमिपुत्र का सवाल बहुत बड़ा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद भूमिपुत्र हूँ, मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दार्जिलिंग में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ वोट का एक व्यापार होता है, यहाँ सीट का व्यापार होता है। ऐसा लगता है कोई भी यहाँ कुछ अपना तालमेल मिलाकर कुछ लेन देन करके यहाँ सीट पे खड़ा हो जाता है और जीत जाता है। तो इस भ्रम को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा व्यक्ति, और भूमिपुत्र से मेरा मतलब सिर्फ यहाँ पैदा होने से नहीं होता। भूमिपुत्र का मतलब ये है कि वो इन मुद्दों से, यहाँ के मुद्दों से जड़ित होना चाहिए, यहाँ के मुद्दों से संबद्ध होना चाहिए, और इसको हम सही मायने में भूमिपुत्र कहेंगे। इसीलिए भूमिपुत्र का मुद्दा जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो कि मैं पैदा हुआ था, मगर ये कि मैं यहाँ से यहाँ की समस्याएं से मैं जड़ित हूँ और यहाँ की समस्याओं से मैं अपने आप को आबद्ध करता हूँ, ये होना जरूरी है। तो कांग्रेस इस बार, क्या कांग्रेस को लगता है कि वो जो यहाँ की समस्याएं, भूमिपुत्र से लेकर के जो आपने बाकी चीज़ बताए, पहाड़ और मैदानी इलाके, जी। तो आप उसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस और दार्जिलिंग का बहुत पुराना संबंध है। चाहे प्रधानमंत्रियों की बात करूँ, नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुए, राजीव गांधी हुए, सब यहाँ पर आए हुए हैं। दुख की बात है मोदी साहब यहाँ पहाड़ों में कभी नहीं चढ़े, उन्होंने कभी अपने पाँव वहाँ पर रखे नहीं पहाड़ों में, जबकि वो चाय और चाय की बात इतनी करते हैं, चर्चा करते हैं, मगर चाय के जो कैपिटल है, वर्ल्ड कैपिटल दार्जिलिंग है चाय का, वहाँ तक वो पहुँचे ही नहीं। खैर, वो तो बहुत व्यस्त प्रधानमंत्री है, शायद उनके पास समय नहीं हुआ। वो तो कहते हैं कि वो चाय वाले हैं। चाय वाला जब दार्जिलिंग ही नहीं पहुँचा तो चाय वाला कैसे हो सकता है? दार्जिलिंग तो चाय का कैपिटल है ना दुनिया में। खैर, वो बात कोई बात नहीं, बहुत व्यस्त प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े हैं, तो नहीं आ पाए होंगे। मगर कांग्रेस का जो इतिहास है, देखिए, यहाँ जितने भी पहाड़ की खास अगर मैं बात करूँ और गोरखा जाति का बात करूँ, जितने भी चीज़ें हमने राजनीतिक तरीके से हासिल किए हैं, राजनीतिक हासिलियत जो हमारी हुई है, चाहे वो DGHC हो, चाहे वो नेपाली भाषा मान्यता हो, चाहे वो सिटीजनशिप का गैजेट नोटिफिकेशन हो, चाहे 6 शेड्यूल का बिल हो, चाहे GTA हो, और ऐसे अन्य बहुत सारी बात। मैं तो सिर्फ दार्जिलिंग कर रहा हूँ, बाकी जगह के नहीं कर रहा। ये सब कांग्रेस UPA के टाइम में ही हुआ। उसके बाद भाजपा ने जो 15 साल बिताए यहाँ पर, 10 साल सरकार के रूप में और 15 साल MP के रूप में, उसका तो एक कुछ भी हिसाब नहीं दे पाते। तो अब लोगों ने देखा है कि देखो, कांग्रेस जो हमारे साथ रिश्ता है, कांग्रेस ने जो डिलीवर किया हमारे साथ, और कांग्रेस क्या करता है, हमारे मुद्दों के साथ कम से कम अपने आप को जोड़ता है, कुछ समाधान लाने की कोशिश करता है। ठीक है, लोग कह सकते हैं समाधान में आपका कमी है, हाँ होगी, कमी होगी। ऐसा कौन सा समाधान होता है जो फाइनल होता है? समाधान तो एक बढ़ने वाली, एक डायनामिक सी चीज़ होती है। मगर कम से कम कांग्रेस का एक इतिहास है कि मुद्दे के साथ अपने आप को जोड़ता है, शत्रुमुर्ग की तरह अपना सिर छुपाता नहीं है, मुद्दे के साथ जुड़ता है, मुद्दे के साथ आबद्ध होता है और मुद्दे का कुछ समाधान कोशिश करता है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं, देखिए, एक चीज़ हम बार बार कह रहे हैं, हमने जहाँ तक ये स्टेटहुड का, गोरखालैंड का मामला है, इसमें हमने पहले भी अपने आप को संबद्ध किया है, और लास्ट हमारा जो प्रयास था, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, लास्ट जो प्रयास था हमारा, वो 6 शेड्यूल का बिल पार्लियामेंट में आया था, जो स्टैंडिंग कमेटी में चली गई, जब सुषमा स्वराज जी उसकी हेड थी, और वो वहीं पर अटक गया मामला। तो एक लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज हमने पूरा किया हुआ है 6 शेड्यूल के मामले में। यहाँ स्टेट से गई और वहाँ हुआ, पार्लियामेंट में पेश हुआ, बिल के रूप में आया। हम वहाँ से फिर से अपना यात्रा शुरू करना चाहते हैं, उसको रिविजिट करना चाहते हैं, और उसके साथ जुड़ा हुआ है जनजाति का मामला, क्योंकि 6 शेड्यूल का बिल तब उसका सार्थक होगा जब जनजाति की मामला हो जाए। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम आबद्ध हैं, आप अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं। और संविधान हमारा जो इतना ताकतवर संविधान है, भारत का संविधान दुनिया के संविधानों में उत्कृष्ट संविधान है, उस संविधान में इतना संविधान सक्षम है, हम मानते हैं कि वो हमारा राजनीतिक समाधान कर देगा। और अगर सिंसियरली हम करें, सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर करें, तो इसमें समाधान आएगा। हम विश्वास करते हैं इतना ही नहीं, परंतु वो करके भी दिखाएंगे, ऐसा हमारा पूरा प्रतिबद्धता है। लेकिन सर, आप आज कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन जब से ये मुद्दा उठा तब तो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, मैंने कहा ना आपको, जब से मामला उठा, अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल फिर से दूंगा, सुभाष घिसिंग जी ने जब ये आंदोलन चलाया, चरम पे था, बंगाल सरकार ने उनको एंटी नेशनल घोषणा करने की तैयारी कर दी थी। तब स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि नहीं, एंटी नेशनल, ये तो उनके एस्पिरेशन की बात है, उनकी आकांक्षा की बात है, और डेमोक्रेसी में सबको अपनी आकांक्षा रखने का अधिकार है। तो हम तो अपने आप को आबद्ध करते हैं ना, उसी के कारण तो DGHC भी आई,
जी उसी कारण जीटे भी आए, उसी कारण शिक्षा शेड्यूल का बिल भी आया। जो भी हो, आप कह सकते हैं कि उसमें फ्लॉ है, आप कह सकते हैं उसमें कमी है, मगर हमारे पास एक इतिहास है उसके साथ कि हम मुद्दे के साथ जुड़ते हैं, मुद्दे के साथ जूझते हैं और मुद्दे में कुछ उसके से कुछ मंथन करके कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ भाजपा को देखिए, उन्होंने लास्ट क्या कहा था, पीपीएस कहा था, और पीपीएस कह के उन्होंने खूब ढिंडोरा पीटा। बाद में 5 साल तक वो बता नहीं पाए कि पीपीएस क्या है, उसका परिभाषा भी नहीं दे पाए और एक वार्ता नहीं कर पाए। और आज तो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने वो भी बोलना छोड़ दिया। मेरे ख्याल भाजपा अपने झूठ से खुद ही तंग आ गई और उन्हें वो भी कहना छोड़ दिया। तो एक तरफ देखिए कोई प्रतिबद्धता नहीं है, एक तरफ हमारी तरफ से तो कम प्रयास है, प्रतिबद्धता, एक इतिहास है हमारे पास। और इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि जब कांग्रेस का सरकार आएगी तब हम इसमें काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा, हमारा संविधान इतना सक्षम है कि इसमें हम समाधान ढूंढ पाएंगे। लेकिन इसमें राज्य सरकार की जो भूमिका है वो भी तो एक बड़ी भूमिका। मैंने कहा ना, सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर करेंगे। और स्टेक होल्डर जब लेने का मतलब होता है, किसी भी मुद्दे पे स्टेक होल्डर सिर्फ उसको फेवर करने वाला नहीं होता, उसको अपोज करने वाला भी होता है। सब जितने तबके हैं, सब तबकों को लेकर, इसलिए मैं मानता हूँ कि समाधान हमारे संविधान में हमें संविधान मिलेगा और संविधान इतना सक्षम है कि सारे तबकों को लेकर इसमें संवैधानिक इस बार सोल्यूशन दे सके। इस बात का हम आश्वस्त हैं। अगर गोरखालैंड यहाँ पर बन जाता है तो जो भारतीय नेपाली हैं उनकी जो आइडेंटिटी क्राइसिस समाप्त हो जाएगी, ऐसा? बहुत हद तक होगी, संपूर्ण समाप्त तो कभी भी नहीं होगी, क्योंकि भारत एक विविध देश है। लोग एक दूसरे को कई बार समझ नहीं पाते। आज भी देखिए पूर्वोत्तर के इतने सारे राज्य हैं, इसके बावजूद भी उनको कई बार विदेशी उनको भी कहा जाता है, उनको भी लांछना होती है। तो हम भी कई बार ऐसे होते हैं ना, ये नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन को नहीं समझ पाते, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन को नहीं समझ पाते, सारे नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडियन पंजाबी कहते हैं, ऊपर वाले सबको नीचे मद्रासी कह देते हैं। तो ये विविधता का देश है। धीरे धीरे हम और एक दूसरे के नज़दीक जब आते जाएंगे, हटती जाएगी। मगर बहुत हद तक जो हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है वो इसलिए है कि हमारे नाम से कोई एक राज्य नहीं है, या हमारे पास कोई एक ऐसा शासन नहीं है हमारे नाम से। तो नहीं होने के कारण लोगों को अक्सर लगता है क्योंकि हमारी भाषा नज़दीक के एक देश से मिलती जुलती है, तो इसलिए उससे आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए हो जाती है। इसलिए सबसे ये कई हद तक, काफ़ी हद तक इसको सॉल्व करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ साथ ये है कि हमारा स्वशासन भी होगा। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि शासन में खुद का एक प्रतिनिधित्व हो। तो ये प्रतिनिधित्व का, अभी तो हमारे पास शासन का प्रतिनिधित्व है नहीं, हम तो केवल एक छोटे से जीटीए चलाते हैं जो गैर संवैधानिक है। असंवैधानिक नहीं कह रहा मैं, गैर संवैधानिक है, संविधान के थ्रू तो वो आया नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।